तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। ऐसे बहुत सी क्राइम की कहानियां, बहुत से क्राइम के केसेस हैं जो सुलझ गए लेकिन अनसुलझे रहे। कई बार कानून की नज़र में सुलझ गए, कई बार केस और इन्वेस्टिगेशन की नज़रों में अनसुलझे रहे। आज की कहानी भी एक सुलझी अनसुलझी कहानी है। ये सुलझी और अनसुलझी इस तरीके से है कि एक केस है, एक मर्डर का केस है, उसमें कातिल पकड़ा भी गया, लेकिन जो लाश है वो अधूरी है। और आज करीब 28 साल हो गए, आज तक उस लाश का सर कहाँ है किसी को नहीं मालूम। जबकि कातिल ने पूरा बयान दे दिया, कातिल ने जगह बता दी, कातिल ने यह भी बताया कि उसने सर कहाँ ठिकाने लगाया या फेंका। उसके बावजूद उस वक्त जब ये इंसिडेंट हुआ, ये वारदात हुई, तब तो छोड़िए, आज 28 साल हो गए। अब जाहिर है कि वो सर तो मिलना नहीं। कहानी लखनऊ की, और लखनऊ के बड़े ही पॉश एरिया की। और ये कहानी अपने वक्त में बड़ी चर्चित कहानी थी, कई दिनों तक अखबारों में ये खबर छप रही थी। उसकी वजह ये थी कि इस मर्डर केस में कई पॉलिटिशियन के नाम आए। एक तो वो पॉलिटिशियन थे जो उस वक्त एमएलए थे, बाद में यूपी में मिनिस्टर बने, फिर वो यूपी के चीफ मिनिस्टर बने, फिर बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर बने। लेकिन वो एक शक था, सबूत नहीं थे और उनका कोई लेना देना भी नहीं था। कहानी लखनऊ में एक जगह है, ओसीआर बिल्डिंग। इस बिल्डिंग में आमतौर पर जो लखनऊ विधानसभा के लिए चुने जाते हैं विधायक, वो या फिर जो एमएलसी होते हैं, विधान परिषद के सदस्य, उनके लिए, चूँकि अब यूपी इतना बड़ा राज्य है तो बहुत सारे जो विधायक चुने जाते हैं, एमएलए चुने जाते हैं, वो अलग अलग इलाकों से होते हैं, दूर दराज से आते हैं यूपी के। तो उन सब के रहने के लिए एक ओसीआर बिल्डिंग है जो सिर्फ एमएलए और एमएलसी उनको अलॉट किया जाता है और वो वहीं रहते हैं। और अगर वो नहीं जाते हैं तो फिर उनके लोग, उनके चेले चपाटी, उनके कार्यकर्ता, उनके इलाके के जो विधानसभा क्षेत्र है, वो लोग जाकर वहाँ किसी काम से लखनऊ गए तो रुकते हैं। तो इसी ओसीआर बिल्डिंग से 4 फरवरी 1996, 4 फेब 1996 को एक फ़ोन आता है और पुलिस स्टेशन में ये फ़ोन आता है। पुलिस स्टेशन में फ़ोन करने वाला कहता है कि साहब, हमारी ओसीआर बिल्डिंग में एक लाश पड़ी है और इस लाश को ऊपर से फेंका गया। अब ओसीआर बिल्डिंग के अंदर लाश, पुलिस वाले वैसे ही चौकन्ने, क्योंकि मामला वीवीआईपी का, सारे एमएलए एमएलसी वहाँ रहते हैं। तो फ़ौरन पुलिस की टीम भागती है, ओसीआर पहुँचती है तो देखती है कि उस बिल्डिंग कैंपस के अंदर एक बोरी में एक खून से सनी कोई चीज़ पड़ी हुई है। खून बाहर निकल रहा है और लाश इसलिए पता था कि उसका एक हाथ बाहर है। फ़ौरन पुलिस अब बोरी को खोलती है कि पहचानो भाई किसकी लाश है। लेकिन जैसे ही बोरी का मुंह खोलते हैं, पुलिस वालों के कदम पीछे हो जाते हैं, क्योंकि मंजर ही इतना डरावना था। लाश का सर गायब। अब सर नहीं तो मरने वाले की शिनाख्त कैसे? खैर, अब पुलिस ने तफ्तीश की, देखा जिस जगह पर ये लाश गिरी है कहाँ से आ सकती है। तो कई चश्मदीद थे, उन्होंने कहा हमें कुछ ज़ोर से गिरने की आवाज़ आई थी। अब उस आवाज़ के ज़रिए पुलिस ने पता किया कि भाई ये कहाँ से ये लाश गिरी होगी, किस फ्लोर से गिरी होगी। तो उसी हिसाब से पुलिस की तफ्तीश शुरू होती है। जब तफ्तीश शुरू होती है तो आखिरकार तफ्तीश जाकर ख़त्म होती है इस ओसीआर बिल्डिंग के 7th फ्लोर पर, 7वीं मंजिल पर। क्योंकि हर फ्लोर से जब चेक कर लिया और पता चला कि नहीं, यहाँ पे कोई ऐसा शख्स ही नहीं है, कोई है ही नहीं। 7th फ्लोर पे जो रूम नंबर 706 था, एक एमएलए को अलॉट हुआ था, उसके इर्द गिर्द कुछ खून की बूंदें मिली, लेकिन ताला लगा हुआ था। अब पुलिस को लगा कि ताला लगा हुआ और इसी 706 नंबर कमरे के ऊपर से, बालकोनी से ये लाश नीचे फेंकी गई है। पर कौन हो सकता है? अब कोई था तो वहाँ पे नहीं, ताला बंद। खैर, पुलिस ने अब लिस्ट निकाली, ओसीआर बिल्डिंग से पता किया कि भाई ये कमरा किसको अलॉट है, कौन से माननीय विधायक यहाँ पर आए हुए थे। तो पता चला कि ये कमरा असल में एक करंट नहीं, मौजूदा नहीं, एक एक्स, जो उसी वक्त चुनाव हुआ था और वो हार गए थे, एक्स एमएलए को अलॉट किया गया था। और उन एमएलए साहब का नाम था गोपाल काली, जो मेरठ से आते हैं। पुलिस ने कहा चलो, आधा मसला तो सुलझ गया। तो अब वो गोपाल काली तक कांटेक्ट किया जाता है लखनऊ पुलिस के थ्रू, मेरठ पुलिस में। और चूँकि गोपाल काली एक नेता एमएलए रह चुके हैं, उन तक पहुंचना आसान था बिल्कुल। तो पुलिस वहाँ तक पहुँचती है, उससे पूछताछ होती है भाई फ़ोन पे कि आपके नाम पे अलॉट है और यहाँ से एक लाश फेंकी गई है,
तो आप बताएंगे कि इस कमरे में कौन था। तो गोपाल काली बताते हैं पुलिस को कि भाई मैं तो 1 महीने से मेरठ में हूँ, लेकिन वहाँ की 2 चाबियाँ हैं, एक चाबी मेरे पास रहती है और एक चाबी उस जगह के केयरटेकर की जो साफ सफाई करता है उसके पास होती है, और उसका नाम है मनोज। तो दूसरी चाबी मनोज के पास रहती है, लेकिन मनोज तो 1 फरवरी को ही पौड़ी अपने घर चला गया उत्तराखंड, चूँकि वो काम उनके लिए करता तो वो बता कर गया, और उन्होंने कहा दूसरी चाबी मेरे पास है। तो एक चाबी उत्तराखंड में और एक चाबी मेरठ में है। तो फिर सवाल ये कि वहाँ वो 706 नंबर कमरे में कौन गया, किसने ताला लगाया, या कोई गया भी कि नहीं गया, पुलिस गलतफहमी में तो नहीं है किसी कमरे से लाश फेंकी गई। अब ये सारे सवाल पुलिस के सामने। तो खैर पुलिस ने पूछा कि आप 1 महीने से मेरठ में, लेकिन कोई तो बीच में आपके इलाके के, आपके जानने वाले लोग आते जाते होंगे। तो फिर मनोज काली ने कहा कि हाँ, एक पहले गया था, लेकिन वो 31 जनवरी को लौट आया, और 31 जनवरी को उसने मुझे चाबी दे दी, और चाबी मेरे पास अब मेरठ में है और दूसरी पौड़ी में है। अब खैर पौड़ी से भी बुलाया जाता है मनोज को, जो केयरटेकर था, और इधर से अब काली भी पहुंचते हैं वहाँ लखनऊ। जब ये पहुंचते हैं, इसके बाद उस फ्लैट का दरवाज़ा खोला जाता है, अब तलाशी ली जाती है। जब तलाशी ली जाती है तो अंदर, कमरे के अंदर सब कुछ साफ, बिल्कुल साफ सुथरा, बेड पे बेडशीट नहीं बिछी हुई है, घर में कुछ ऐसी चीज़ नहीं। लेकिन अब पुलिस ने अपनी नज़रों से देखना शुरू किया, तो जब बेडशीट हटाया तो अचानक देखा कि गद्दे पे बहुत सारे निशान हैं, और वो ब्लड के निशान हैं, खून के निशान हैं। फिर और देखा तो कई जगह और खून की बूंदें मिली। बालकनी के पास गए, वहाँ भी खून की बूंदें मिली। अब पुलिस को समझ में ये हो चुका था, सैंपल उठाया गया कि लाश इसी जगह से फेंकी गई है, यानी कि रूम नंबर 706 है। बाकी तलाशी लेने पर वहाँ से बहुत सारी शराब की बोतलें और भी कई अश्लील चीज़ें मिली। अब ये सारी चीज़ें मिल गई, लेकिन लाश का सर नहीं, और उस सर को धड़ से अलग करने वाला कातिल नहीं। अब क्या किया जाए? अच्छा, उस कमरे में कुछ अजीब चीज़ें भी मिली। वहाँ अगरबत्ती और हवन की सामग्री मिली, जो पूजा पाठ में होता है। अब जब ये सारी चीज़ें मिली और इसकी तस्वीरें आ गई, अखबार में छप गई सब कुछ, तब इस कहानी ने एक दूसरा रुख ले लिया। अगले दिन जितने भी लखनऊ के अखबार थे, उसमें सारी जगहों पे एक खबर का एंगल ये था कि ये जो कत्ल हुआ है, इसके पीछे जादू टोना और कुछ तंत्र मंत्र या बलि का मसला है। क्यों? बलि को हवा इसलिए मिली खबर को क्योंकि लाश का सर गायब है, और फिर वहाँ पे हवन की सारी चीज़ें हैं, तंत्र मंत्र की सारी चीज़ें हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कमरे में कुछ ऐसी पूजा पाठ हुई है, या तंत्र मंत्र हुआ, कोई तांत्रिक आया और एक इंसान की बलि ली गई इस कमरे में, और उस बलि की वजह से वो सर गायब है। अब जब इस तरह की चीज़ें एक वीवीआईपी इलाके में, जहाँ एमएलए रहते हैं, उनके क्वार्टर से ऐसी खबरें आएंगी, तो फिर लोगों की भी दिलचस्पी बढ़ेगी। अब ये हुआ कि कौन इस दौरान में, अब चूँकि जो एमएलए रहे थे उनके नाम पे और शक होने लगा। अब इसी दौरान में हुआ ये कि जब लाश की तलाशी ली गई तो उसमें से कुछ नहीं मिला, लेकिन एक रुमाल मिला उसकी जेब से। अब वो जब रुमाल मिला और ये पूछा गया, जब विधायक साहब भी पहुंचे और वहाँ उन्होंने कहा कि आप पहचानिए कपड़े वपड़े से, तो उन्होंने पहचाना ही नहीं। लेकिन उन्होंने जब रुमाल देखा तो उन्होंने कहा, ये रुमाल को मैं जानता हूँ, ये रुमाल तो मेरा है। अब इस रुमाल के बाद की बात जब गोपाल काली ने कही, तो अब एक लिंक जुड़ना शुरू हो गया कि मरने वाले की जेब में विधायक साहब का रुमाल कैसे, एक्स विधायक का, और वो लाश को पहचान नहीं रहे कौन है क्या है। अब सर है नहीं कि चेहरा देखा जाए। जो गुमशुदगी मिसिंग रिपोर्ट थी उसमें देखा गया तो उस तरह का कोई बंदा ही नहीं मिल रहा उस वक्त जो ऐसा गुम हुआ हो जिसकी इस लाश के साथ मैचिंग कराया जा सके। लेकिन अब खबर चल रही है कि ये बड़ा मामला है, कुछ ऐसी साजिश है और इसमें नेता इन्वॉल्व हैं। फिर काली साहब के एक दोस्त और एमएलए हैं, उनका नाम आया बीच में कि, और उनका नाम क्यों, क्योंकि वो पूजा पाठ इन सब चीज़ों में विश्वास रखते थे। तो ये हुआ कि शायद ये तंत्र मंत्र का ही मामला है, ये बलि का मामला है और इसी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब वो जो दूसरे थे एमएलए, वो बाद में इत्तेफाक से स्टेट के चीफ मिनिस्टर बने, दिल्ली में, जिनका मैंने शुरू में जिक्र किया, कैबिनेट मिनिस्टर बने। तो वो भी मतलब अखबारों में खबर चल रही है, क्योंकि 96 का दौर था ये, और उस वक्त इतना न्यूज़ चैनल और उसका तमाशा नहीं था। अब पुलिस के लिए बड़ी सरदर्दी, क्योंकि अखबार में खबर चल रही है, यहाँ बलि वाला एंगल आ गया, आप क्या करें। और नेताओं का मामला, अब ये भी हो रहा कि भाई नेताओं को कहीं बचाया तो नहीं रही पुलिस।
और सबसे बड़ी दिक्कत ये कि मरा कौन है अभी तक यही पता नहीं। पुलिस ने हर तरफ वो जो आधी अधूरी लाश, कपड़ों, उनकी तस्वीरें छापी, लोगों से मदद मांगी कि भाई कोई जानता हो तो बताए, लेकिन कोई सूरत नज़र नहीं आ रही है कि कौन है। तो बड़े लोग शक के घेरे में, बली का मामला, लेकिन कातिल या फिर मरने वाला अभी पता ही नहीं है। कातिल तो छोड़िए। तब क्या हुआ कि इसी दौरान में पुलिस तफ्तीश कर रही थी, अचानक लखनऊ से दूर एक गांव से कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि हमारा एक जानने वाला मिसिंग है और उसका नाम है मदन पाल। अब मदन पाल लखनऊ सेक्रेटरिएट में एक मुलाजिम था, एक कर्मचारी, और मदन पाल गायब। इत्तेफाक से सेक्रेटरिएट के लोगों ने कुछ दिन बाद अखबारों में खबर और तस्वीरें छप गई, उस दिन तो नहीं देखा, कुछ दिन बीते तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने कुछ पैंट शर्ट जो देखा वो पहचान गए। उन्होंने कहा ये कपड़े तो मदन पाल पहना करता था। अब मदन पाल उस जगह पे एक सचिवालय में नौकरी करने वाला सरकारी कर्मचारी। तब ये हुआ कि गांव वाले आए और उन्होंने कपड़े देखे, फिर उनके जो कुलीग थे उसने कपड़े देखे, अब वो पहचान गए कि ये मदन पाल है। तो अब कई दिनों बाद ये क्लियर हुआ कि मरने वाला मदन पाल है। अब मदन पाल तो है, लेकिन मदन पाल का कातिल कौन है, अब यहाँ से ये सवाल शुरू। और इधर पुलिस अब तक ढूंढ रही कि कहीं से भी वो सर मिल जाए, लेकिन सर का आसपास पता नहीं, पूरे ओसीआर बिल्डिंग के आगे आसपास जितने नाले, नदी, सब छान मारा, लेकिन कहीं से सर नहीं मिल रहा और कातिल का कुछ पता नहीं। अब पुलिस ने लगा कि फिर कुछ गड़बड़ है, कुछ और नए सिरे से ध्यान देते हैं। तो पुलिस ने फिर उस कमरे की तलाशी के दौरान जितनी भी चीज़ें मिली थी उन पर दोबारा नज़र डालनी शुरू की, और बहुत सारी चीज़ें थी नहीं, शराब की खाली बोतलें थी, कुछ अश्लील तस्वीरें थी, हवन और पूजा की चीज़ें थी, सामग्री थी, पर उन्हीं में से एक डायरी भी थी, और वो डायरी इत्तेफाक से मदन पाल की थी जो सचिवालय में काम करता था। और उस डायरी में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिस पे किसी पे शक जाए, बस उस डायरी में नंबर थे। कुछ नंबर ऐसे थे जिनके आगे नाम लिखा हुआ था और कुछ नंबर ऐसे थे जिनके आगे नाम ही नहीं लिखा हुआ था। अब पुलिस ने उस डायरी को ध्यान से देखना शुरू किया और देखा कि करीब करीब लगभग 100 नंबर के आसपास उस डायरी में लिखे हुए। अब एक ये भी था, सरकारी कर्मचारी है, बहुत सारे लोग रिश्वत देके अपना काम कराते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि इनमें से उन लोगों के नंबर हैं जो पैसे देने या लेने। तो खैर कुछ के नाम लिखे थे, कुछ के नहीं थे। अब पुलिस ने उन सबको एक एक कर कॉल करना शुरू किया। ज़्यादातर लोग जिन्होंने उठाया उन्होंने बताया कि ये नंबर क्यों है, मदन पाल को मैं कैसे जानता हूँ। उसमें तो कुछ सरकारी कर्मचारी थे, कुछ उसके कुलीग थे, और ये वो दौर था जब मोबाइल नहीं था कि आप नंबर सेव करके रखते थे, तो कहीं ना कहीं आदमी उस वक्त नंबर लिखने के लिए डायरी वायरी यूज़ किया करता था। तो 96 की बात है, तब मोबाइल उसके बाद आया, मतलब आ तो गया था लेकिन इतना महंगा था कि आम आदमी कहाँ रखता था। तब उस डायरी के हर नंबर को फ़ोन घुमाना शुरू किया गया। लगभग सारे नंबर शक के घेरे से बाहर आ गए, सिर्फ एक नंबर मिला, और वो एक नंबर निकला मेरठ का ही, जहाँ के ये एक्स विधायक गोपाल काली थे। और उस मेरठ में जिस शख्स का वो नंबर था उसका नाम था अशोक शर्मा उर्फ अशोक पंडित। अब उस नंबर को जब पुलिस ने देखा तो फिर मेरठ का कनेक्शन, फिर उसके बाद पूछा जाकर काली से कि आप इसे जानते हैं। बोला हाँ, ये कई बार पहले मेरे लखनऊ जा चुका है काम के सिलसिले में, इलाके का है, मेरे क्षेत्र का है, तो नेता होने की मदद से काम करता हूँ। तो बाकी जितने नंबर थे उन सब के जो रिलेशन थे वो शक के घेरे से बाहर थे। एक अशोक पंडित या अशोक काली इकलौता ऐसा था जिसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन कुछ नहीं बन रहा था। अब पुलिस की एक टीम मेरठ जाती है, अशोक पंडित को उठाती है, लखनऊ लाती है, उससे पूछताछ करती है कि उसकी डायरी में तुम्हारा नंबर क्यों। अब वो बताता है कि वो तो अभी मैं आया था लखनऊ, तो इसलिए। अब जैसे ही उसने गलती से ये निकल गया कि वो बीच में लखनऊ आया था, और इत्तेफाक की बात है वही ये पूरा जो मामला है ये 4 फरवरी का मामला है, और वो 3 फरवरी को लखनऊ में था। अब जब पुलिस को लगा कि ये 3 फरवरी को लखनऊ में था तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। अब पुलिस ने अपने तरीके से उसकी थोड़ी सी खातिरदारी की और आखिरकार उसने सच उगल दिया और एक ऐसे कत्ल की कहानी सुनाई जिसका कोई सिर पैर नहीं। क्या हुआ कि अशोक पंडित अक्सर लखनऊ जाया करता था, जो एक एमएलए गोपाल काली वो उनका जानकार था,
तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने विधायक या सांसद के पास जब जाते हैं, दिल्ली आते हैं, तो उनके सरकारी घर पर ठहरते हैं, क्योंकि भाई उनसे वोट भी तो मिलता है। तो ये भी अक्सर अशोक पंडित जाया करता था और कई बार इस एमएलए क्वार्टर में ठहरा था। तो उस बार भी अपने एक ये दोस्त नौशाद के साथ लखनऊ गया, और ये गया था 3 फरवरी को। और लखनऊ इसलिए गया क्योंकि इसको अपने एक जानने वाले की ट्रांसफ़र कराना था सरकारी नौकरी में, और वो ट्रांसफ़र लखनऊ सेक्रेटरीट से ही होना था। तो वहाँ पहुँचा, उसने अपना काम वाम किया, और इत्तेफाक से फिर जो मदन पाल है वो भी सेक्रेटरीट में। तो नेता की वजह से सब जान पहचान थी, और कुछ काम में भी शायद उसका इस्तेमाल हुआ था कि भाई ट्रांसफ़र करा देंगे। इसके बाद उसने कहा कि अच्छा मैं अब रात को रुकना है। तो कहाँ? तो बोला काली साहब के घर पे रुकना है। तो उसने बोला लेकिन वो तो वहाँ है मेरठ, और दूसरी चाबी जो केयरटेकर था, पता चला वो तो पौड़ी चला गया 1 तारीख को। तो ताला तो है, चाबी नहीं है। तो हुआ कि अच्छा चलो एक चाबी बनवा लेते हैं। और मदन पाल ने एक चाबी ऑलरेडी बना के रखी हुई थी। शाम को छुट्टी हुई, मदन पाल, अशोक पंडित और उसका दोस्त नौशाद, ये तीनों उस एमएलए क्वार्टर में पहुंचे। ये चूँकि इसकी ट्रांसफ़र कराना था और वो सरकारी बाबू थे, तो रिश्वत शराब की शक्ल में भी होती है, तो शराब की बोतलें भी आई, और वो सब बैठकर वहाँ पार्टी कर रहे थे। इसी पार्टी करने के दौरान जब इन लोगों ने खूब पी ली, क्योंकि उन्हें वहीं सोना था, तो फिक्र भी नहीं थी कि कहीं उठ के लुढ़कते हुए नशे में तो जाएंगे नहीं, यहीं सो जाना, गिर जाना है। तो उसी पार्टी के दौरान जब बहुत ज़्यादा शराब पी ली, तो फिर अचानक अशोक पंडित ने, जो मदन पाल है, उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया कि दलाल। जो लोग बिचौलिए जो होते हैं अलग अलग हमारे यहाँ, उनके लिए शब्द का इस्तेमाल होता है, ब्रोकर भी कहते हैं। तो ऐसी बात चल रही थी कि ये ट्रांसफ़र कराना है ये, लेकिन तुम पैसे तो तुम असल में यार तुम दलाल हो। और ये लाइन मदन पाल को बहुत बुरी लगी। मदन पाल ने पलट के इस पर थप्पड़ मार दिया, और उसने कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बोलने की। शराब के नशे में थे दोनों, नौशाद और वो अशोक पंडित। अब उन्हें लगा थप्पड़ मार के बेइज्जती हो गई। बस गुस्से में उठकर दोनों ने पिटाई शुरू कर दी। अब वो क्वार्टर था, किचन भी था, वहाँ पे चाकू रखा हुआ था, उन्होंने चाकू उठाया और उसके ऊपर अंधाधुंध वार करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में मदन पाल की मौत हो गई। जब मौत हो गई तब इनका नशा उतरा, उन्हें लगा अब ये तो गड़बड़ हो गया। फिर उन्होंने अपने कपड़े वपड़े साफ़ किए, और उसके बाद ये क्वार्टर से बाहर निकले ताला लगाकर। वहाँ जाने के बाद एक बोरी खरीदी, बड़ा सा चाकू खरीदा, वो सब लेकर वापस आए। वापस आने के बाद अब उन्होंने कहा कि पहचान ना हो तो उसका सर अलग कर दिया धड़ से, और बाकी के धड़ को एक बोरी में डाली, सर को एक पॉलीथिन में और एक थैले में डाला, और फिर सब कुछ साफ़ किया। वहाँ से निकले। नौशाद दूसरी तरफ से अपना बस अड्डे पहुँचा, मेरठ जाने के लिए बस पकड़ा। ये जो अशोक पंडित है ये अकेले निकला, और ये पहुँचा वहाँ पर एक नदी के पास से हैदर कैनाल है एक लखनऊ में, वहाँ पर गया, और हैदर कैनाल में जाकर उसने वो सर को डंप किया, चाकू फेंका, और फिर ये भी अलग दूसरे रास्ते से मेरठ अपने घर पहुँच गया नेक्स्ट डे। अब जब ये सारी कहानी सुनाई तो फिर पुलिस की टीम फ़ौरन हैदर कैनाल गई। बहुत लंबे तक गोताखोरों के साथ तलाशी ली गई। वो चाकू मिल गया जिससे इसने सर काटा था, लेकिन वो नहीं मिला बाकी का हिस्सा। पुलिस तलाश करती रही, मिली नहीं, और आखिर में फिर पुलिस ने छोड़ दिया, इसलिए कि इतने दिन बीत गए थे और पानी का जो बहाव था, फिर मालूम नहीं वो कहाँ तक बह के चला गया होगा। खैर, इसके बाद इन दोनों को गिरफ्तार किया गया, दोनों के ऊपर मुकदमा चला, और फिर ये दोनों जेल भेज दिए गए। उम्र कैद की इन्हें सज़ा। एक छोटी सी चीज़, एक नशा और एक वो शब्द जो सामने वाले को बुरा लगा, इन सारी चीज़ों ने मिलकर एक इंसान की जान ले ली। लेकिन आज 28 साल हो गए हैं, 28 साल बाद भी उस सर का कभी कोई सुराग नहीं मिला। तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा था, कुछ सुलझी भी होती हैं, कुछ अनसुलझी भी होती हैं। ये केस तो सुलझ गया, कातिल भी पकड़ा गया, सज़ा भी हुई, लेकिन आधा सबूत यानी वो सर, वो आज भी गायब है। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।